नमस्कार। हिमाचल भाषा कला संस्कृति अकेडमी शिमला द्वारा 24 मई 2020 से प्रतिदिन शाम 7 बजे साहित्य कला संवाद कार्यक्रम अकेडमी के फेसबुक पेज पर लाइव किया जा रहा है। कार्यक्रम अब तक संपन्न हो चुके हैं। आज 108वां कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों में साहित्यकार एवं विभिन्न कलाकार विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और अपनी रचनाओं का पाठ भी करते हैं। ये कार्यक्रम प्रतिदिन हजारों दर्शकों द्वारा देखा सुना जाता है। अब तक संपन्न कार्यक्रमों के वीडियोस एकेडमी के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर भी देखे जा सकते हैं। और आज की कड़ी में मैं सीमा आरजू उपस्थित हूँ प्रख्यात लेखिका, कवित्री एवं कथाकार डेजी एस शर्मा के साथ। लेखिका हैं ये बहुत उम्दा और बात करेंगी हमारे साथ। हम इनके साथ हाजिर रहेंगे यहाँ पर 8 बजे तक। और साथ ही हमारे साथ रहेंगी गायिका सुहानी मनकोटिया, जो डेजी की कविताओं का गायन करेंगी। और साथ ही दर्शकों, आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में हिंदी के बिना मैं गूंगा हूँ। ये सार है कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है। इसका ख्याल रखें, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें और इसका सम्मान करें। डेजी जी के बारे में मैं आपको इनका तारुफ करवा दूं। अनेक कवि गोष्ठियों के माध्यम से इनकी कविताओं का आनंद आप उठा चुके हैं और अपने पर्सनल फेसबुक पेज डेजीज विस्पर्स पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जिसमें विभिन्न कविताएं बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कही गई हैं। और बहुत सी उपलब्धियां इनके नाम हैं। 2 काव्य संग्रह कौस्तुभ और यायावर इनके प्रकाशित हो चुके हैं और तीसरा यलगार शीघ्र ही प्रकाशित होगा। और न केवल हिमाचल बल्कि पंजाब से भी इन्हें काफी सराहना मिली है। और अपने पहले ही काव्य संग्रह कौस्तुभ के लिए 2016 में पंजाब कला साहित्य अकेडमी की ओर से आधी दुनिया पंकज अकेडमी अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है। और अपने दूसरे काव्य संग्रह यायावर के लिए इन्हें युवा प्रतिभा सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। और उसके बाद पंजाब हिमाचल में बहुत सी गोष्ठियों में ये हिस्सा लेती रहती हैं अक्सर। और इनकी कविताएं समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रहती हैं। वर्तमान में ये जूलॉजी यानी जीव विज्ञान की प्रवक्ता हैं। विक्रमशिला विद्यापीठ से इन्हें विद्या वाचस्पति यानी डीलिट की ऑनरेरी उपाधि से भी नवाजा गया है। और सबसे खास बात ये कि डेजी एस शर्मा मेरी बचपन की फ्रेंड है। तो तारुफ हो गया इनका। आइए इनसे बात करते हैं। डेजी एस शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सीमा जी, धन्यवाद जी अकेडमी का हमारे इस अवसर पे। पहले तो हिंदी दिवस के अवसर पे सबको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन मैं सर्वप्रथम जो शुरुआत करूंगी हिंदी की व्यथा से करूंगी। वो जी एक चेतावनी भी दे रही हैं और वो चेतावनी जी। मैं अपनी इस कविता के जरिए पेश कर रही हूँ, जिसमें पहले तो हिंदी हम कह रही। आपसे जानना जी, चाहेंगे कि एक साइंस स्टूडेंट से कवित्री बनने का सफर कैसे शुरू हुआ, ये बताइए हमारे दर्शकों को। क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाली पढ़ाकू सी लड़की और ऊपर से साइंस स्टूडेंट, कविता की तरफ कैसे? एक्चुअली कविता मेरे अंदर हमेशा से थी। ये अलग बात है हम्म, कि उसको कागज और कलम के साथ एक रूप देना मैंने बड़ी देर बाद शुरू किया। पिछले 10 सालों से मैं निरंतर इस कार्य की तरफ प्रगतिशील हूँ। और लेकिन ये हमेशा किसी ना किसी रूप में, किसी गीत के रूप में, गजल के रूप में, कविता के रूप में, किसी ना किसी रूप में ये मेरे अंदर हमेशा से प्रस्तुत ही थी, प्रेजेंट थी। जी। तो और दूसरी बात है कि मातृभाषा है मेरी हिंदी, तो इससे लगाव कुछ ज्यादा है। तो लेकिन आजकल की जो वस्तु स्थिति है उसको देखते हुए उसी पे मैंने आज के दिवस के लिए पोएम लिखी थी, ये कविता लिखी थी, मैं हिंदी जी हूँ करके। तो ओके। शुरू करें सीमा जी? जी बिल्कुल, शुरू करें। ठीक है, ओके। तो मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी केवल भाषा ही नहीं, मैं तो परंपरा भी हूँ। मैं करे बैठी हूँ अपने अंदर अद्भुत संस्कृतियों का समावेश। मैं कवि की कल्पना भी हूँ, जो निरंतर शब्दों में भाव तरंगनियां रचे जा रहा है। मैं ही हूँ जो उस नन्ही कली से उसके सपनों में उससे बातें करती हूँ। जब अधखुली प्रफुल्लित आंखों से तुम्हें निहारेगी तो तुम समझ जाओगे मेरी सुनाई कहानियां। मैं हिंदी राष्ट्र गौरव भी हूँ।
प्रयासरत रहती हूँ सब बड़बोलों को एक बोल करने के लिए। जी इस आर्यव्रत भारत में राष्ट्रीयता और राष्ट्र से जुड़े भाव मुझसे ही ओतप्रोत हैं। ये मेरा वो सत्य था जो मैंने तुम्हें सुनाया। अब कुछ तथ्य हो जाए, ठीक है सीमा जी जी? तथ्यों पे आ रही हूं मैं कि क्यों हिंदी अपनी व्यथा क्यों सुना रही है, क्यों शिकायतें हैं उसको। तो वो जी कहती है कि हिंदी मैं एक धारणा हूं, तेरे पखंड का आईना भी हूं। एक टीस उठती है मन में जब तुम अपने भविष्य को मेरे माध्यम से ना पढ़ा गौरवान्वित अनुभव करते हो। बात पढ़ने तक सीमित होती तो सह भी लेती, किंतु तुमने उनकी सोच के ऊपर भी विदेशी चाशनी चढ़ा दी। जी मैं हिंदी पूरे तथ्यों के साथ तुम पर इल्जाम लगाती हूँ। मेरे स्वाभिमान के हनन का, मेरी शुचिता भंग करने का, मुझसे मेरा जामा, मेरी लिपि छीन ली तुमने। तेरे चैट बॉक्स में मैंने देखा है देवनागरी को अंतिम श्वासें लेते हुए। सीमा जी, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अक्सर देखने में आया है आजकल अगर कुछ चैटिंग भी करते हैं तो हिंदी में वो देवनागरी में ना करके रोमन में ही हिंदी लिखते हैं और जी उससे मुझे बिल्कुल। बहुत पहुंचता है। तो यही उनकी व्यथा है कि मैंने देखा हम्म, है तेरी चैट बॉक्स में देवनागरी को अंतिम श्वासें लेते हुए तुमने अपने भविष्य के सपने बदल दिए, क्योंकि तुमने उनके सपनों की भाषा ही बदल डाली। अब वो मेरी आवाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। एक तथ्य और सुनो जी जो शीघ्र सत्य होने वाला है। तुमने अपने भविष्य की भाषा ही नहीं बदली, उनके संस्कार भी मार डाले। तुमने एक संस्कृति का विनाश करना चाहा है जिसका भुगतान तुम्हें देना होगा। जल्द ही तुम्हारे भविष्य तुम्हें बेगाना करने वाले हैं, क्योंकि देसी धरती पे विदेशी भाषा से जन्मी सोच कब तक पल सकती है। क्या और बात है। समंदर पार से लौट कर आना अब परंपरा नहीं रहा। अंतिम समय में मेरे बोलों में जब तुम करा रहे होंगे कोई नहीं होगा सुनने वाला, क्योंकि जैसे तुमने मुझे चुप कराया उस तरह संस्कार भी अब गूंगे हो गए हैं। तथ्य कब सत्य हो जाए ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं हिंदी हूं तुम्हारे प्रश्न के इंतजार में। मैं हिंदी। वाह, क्या बात है। बहुत खूब आपने तो मतलब दिल से लिखा है तो दिल तक ही पहुंचा बिल्कुल हमारे। और बहुत खूब डेजी, बहुत खूब। अ, तो ये हम सबको चाहिए कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, इसका सम्मान करें और जी ज्यादा जी से ज्यादा इसका प्रयोग करें, तभी जी हम इसे बचा पाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारा विदेश अगला के प्रश्न, जी जी। जी डेजी आपसे अगला प्रश्न, किस विधा से जुड़ी हैं आप बेसिकली? आप किसी खास विषय को लेकर फोकस्ड रहती हैं या फिर हर एक विषय को छूती हैं? मैं हर एक विषय को, चाहे वो राष्ट्र से ओतप्रोत हो, राष्ट्र की भावनाओं से, युवा वर्ग से, सामाजिक समस्याओं से, कोई भी हो, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर विधा से बंधी नहीं हूँ। तो जी इसमें जैसे गजलें भी लिखती हूँ, गीत भी लिखती हूँ, कविताएं तो आपने सुनी ही है। जी। जी। तो एक और कविता हो जाए। कविता से पहले मैं चाहूंगी सुहानी आपको ये गजल सुनाए। जी बिल्कुल। सुहानी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अपने बारे में पहले हमें कुछ बताएं। मेरा नाम सुहानी है और मैं हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ और मेरा कांगड़ा से भी बहुत गहरा नाता है क्योंकि मेरे दादा दादी कांगड़ा में रहते हैं और अच्छा। मैं पली बड़ी ऊना में हुई हूँ और अब मैं आफ्टर मैरिज मोहाली में रहती हूँ। और हिमाचल की भाषा से उसके गीतों से जुड़ी रहती हूँ। जी बहुत खूब। तो डेजी मैम की कविता आप प्रस्तुत करने जा रही थी, गजल है या कविता है, क्या है? गजल है, ये बहुत सुंदर गजल है। जी सुनाइए। आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कितनी सुंदर गजल है ये। जी बिल्कुल। जी। आज फिर दर्द आहों में दबा रखा है, आज फिर दर्द आहों में
दबा रखा है। आज फिर दर्द आहों में दबा रखा है। आज फिर दर्द आहों में दबा रखा है। हमने तूफान से भी एक अहद करार रखा है। हमने तूफान से भी एक अहद करार रखा है। सोचते हैं क्यों मंजिल का पता पूछा था। सोचते हैं क्यों मंजिल का पता पूछा था। सोचते हैं क्यों मंजिल का पता पूछा था। रास्ते रास्ते पत्थर पे लिखा रखा है। आज फिर दर्द आहों में दबा रखा है। हमने एक बुत को सवारा था उम्र भरने को। हमने एक बुत को सवारा था उम्र भरने को। हमने एक बुत को सवारा था उम्र भरने को। बुत परस्ती का जख्म खुद ही सजा रखा है। बुत परस्ती का जख्म खुद ही सजा रखा है। किसकी उम्मीद पे जीते हैं कुछ खबर ही नहीं। किसकी उम्मीद पे जीते हैं कुछ खबर ही नहीं। किसकी उम्मीद पे जीते हैं कुछ खबर ही नहीं। हमने खुद को ही खुदी से जुदा रखा है। हमने खुद को ही खुदी से जुदा रखा है। आज फिर दर्द आहों में दबा रखा है। चलो छोड़ो भी जीने दो जिए जाने दो। चलो छोड़ो भी जीने दो जिए जाने दो। चलो छोड़ो भी जीने दो जिए जाने दो। आदमी क्या है जो खुदा बना के रखा
है। आदमी क्या है जो खुदा बना के रखा है। आज फिर दर्द आँखों में दबा रखा है। वाह 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 सुहानी, सुहानी, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब निभाया। शुक्रिया सुहानी, बहुत खूब। बहुत ही उम्दा गायिका हैं आप, कहना पड़ेगा। तो ये तरन्नुम में जो गजल कही है आपने, डेजी, बहुत खूब लिखा है आपने। शुक्रिया सीमा, और धन्यवाद। अगला सवाल हमारा आपसे है कि एक खासियत और है आपकी कि आप न सिर्फ हिंदी में लिखती हैं बल्कि अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और पहाड़ी में भी लिखती हैं। कुछ अंग्रेजी कविताओं में से कोई एक कविता सुनाइए ना हमें। हाँ जी, जरूर सुनाऊंगी मैं। और इस कविता का शीर्षक है 2 मिनट्स। जी, एक्चुअली इरशाद। 2 मिनट्स के पीछे भी एक कहानी है जो मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगी, साझा करना चाहूंगी। जी, क्योंकि हर इंसान, चाहे आप हो या हम हैं, जीवन में बहुत ऐसे दौर आते हैं कि उतार चढ़ाव या कुछ भी कह लीजिए, आप परेशान जी, हो जाते हो, आप उदास हो जाते हो। तो कवि भी इन सब चीजों से अनभिज्ञ नहीं होता। तो वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता है, ये हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मैं ही क्यों। तो इन जी, सवालों से एक दफा आप उनको उनका जब आप उनका उत्तर ढूंढने लगते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके जो अपने एक आपने शुरुआत की थी एक सफर की, वो सफर बाहर ना जाके कहीं अंदर की तरफ ही आपको लेके चला गया। हम्म, तो ये अंदर जाने का सफर कुछ ऐसे 2 मिनट्स की फॉर्म में, उनके रूप में मेरी जिंदगी में आए, जो मैंने इस जी, कविता में उसको ढाला है। तो इसका क्या, शीर्षक भी है 2 मिनट्स। जी, सुनाइए। तो ऐसे है। They say some people come in your life for a reason, some for a season, and some for treason. But this born princess, now a patriot, gullible to every reason. Life has taken its abominable toll. She lost something, but found so much more as a whole. Then suddenly, these 2 minutes happened. Whether they were planned by Era, Epic, Ion, but definitely 2 minutes happened that was something beyond. She tried to recollect, uphold, tranquil of that instance so pure, because these 2 minutes happened, that's for sure. She was busy in personifying her dreams, but every time the reasons left her to scream that daisies have been expedited. Tulips are not fragrant yet. Oh Lord, spill some shine. Wanna listen to a rhythm divine. Bewildered, surrounded by ambiguity, trepidated by all, then suddenly these 2 minutes happened. Whether she wants to resign or dare to confide, because no reason has left her to define. But now, through the blessings of Almighty, she has found her oasis. And she has started moving away from the shadows of black tulips towards the fragrance of daffodils. It could be. It could be for a reason or season, but sure, not for treason. And there she is, ready to personify her dreams. Maybe these 2 minutes happened. Now, what are these 2 minutes? 2 minutes. The moments of awakening, the moments of conquering, the moments of connect, the moments of finding life's ultimate abstract, the moment of eternal joy, the moment of answering every how and why. Surely these 2 minutes happen. क्या बात है, That's it. बहुत खूब,
बहुत खूब Thank you. दीदी, बहुत। शुक्रिया शुक्रिया। क्या तारीफ करें आपकी। आपका कविता कहने का अंदाज जो है ना वो बहुत खूब है। धन्यवाद, शुक्रिया। सुनते ही हो जाने का मन करता है। अच्छा, एक बात जो हमने नोटिस की है वो आप जो कविताएं पढ़ती हैं उनमें कहीं ना कहीं झलकता है कि आप कविता कहते कहते आध्यात्म की ओर चली जाती हैं। आपकी कविताओं में ऐसा है, तो ऐसा क्यों बिल्कुल है? बिल्कुल। जैसे मैंने अपनी पहली कविता में बताया आपको 2 मिनट्स के बारे में, जी। तो ये भी उसी का ही एक हिस्सा है कि आप कई दफा बहुत सारी ऐसी समस्याएं या उलझने हैं, आप कहीं ना कहीं जीवन में एक दोषारोपण का खेल खेलने लग जाते हो। जी। और ये जो अध्यात्म है ना, ये जब और फिर अब कवि का क्या, वो अपने नेचर से ऐसा होता है, उसे आत्म मंथन की आदत होती है। तो आत्म मंथन से ही कहीं ना कहीं अध्यात्म जुड़ जाता है। जी जी तो जी, तो ऐसा ही कुछ मेरी कविताओं में होता है, आत्म मंथन से वहां तक पहुंच जाना। जी, कोई कविता सुनाइए ना हमें ऐसी। हाँ, अभी मैं हिंदी में सुनाऊंगी, क्योंकि हिंदी दिवस जी पे बनता है कि हिंदी की कविता हो। तो बिल्कुल। हिंदी की है कर्मयोगी। तो इसमें भी, कर्मयोगी में भी मैं आपको मेरा एक सफर दिखाई देगा कि परेशान है कि जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, किस जी किस पथ पे चले, किस पे ना चले, कैसे जो जी जीवन का जो परम सत्य है उसकी प्राप्ति कैसे हो, वो सत्य क्या है। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों से आप घिर जाते हो और उसका कहीं ना कहीं से उत्तर ढूंढने लगते हो। तो उसी के ऊपर ये निर्धारित है मेरी जो अगली कविता है, कर्मयोगी। क्या बात है, सुनाइए। जी। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्या है अस्तित्व मेरा। जिंदगी जब भी सहेजी हुई लगती, ये प्रश्न मन में कुलबुलाने लगते। तो यही सीमा जी आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं। मेरे जी पहले बिल्कुल। आप लाइनों से समझ गई होंगी। जी हम समझ गए। निस्संदेह ये प्रश्न तो कालांतर से है, ये मेरे अकेले का तो है नहीं। निस्संदेह ये प्रश्न तो कालांतर से है और चिरंजीवी है, लेकिन मेरे लिए ये वर्तमान स्थिति थी जिसके कोई मापदंड तय नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच घेर लिया भ्रम ने और उद्घोष सुना भ्रम का। जी मेरा इनसे कोई परिचय नहीं था। सोच लिया कि अब भ्रम से ब्रह्म तक जाना है, किंतु कैसे? साधना से। पर कैसी साधना से? तो फिर क्या तपस्या से? पर वो कैसे? उसके क्या पैमाने हैं? तो कहीं सन्यास तो नहीं? तो फिर संसार में आए ही क्यों? कौन बताए, कौन सिखाए? धर्मगुरु। पर वो तो धर्म तक ही सीमित कर देते हैं और आस्थाओं की बेड़ियों में जकड़ देते हैं। जबकि सुना है धर्म आपको आजाद करता है, उन्मुक्त बनाता है, बांधता नहीं। जी इस तरह धर्मयोगी बनने से मोह भंग हुआ। आत्मरथ पे सवार हुई, बोला ब्रह्म तक लेके जाऊंगा, लेकिन रथ की वल्गा को ठीक से हाँकना, क्योंकि बुद्धि रूपी वल्गाएं तेरे हाथ में ही है, उन पर नियंत्रण बनाए रखना। और अंत में रथ रुका मेरे अंदर प्रवेश करने के मार्ग पर और मुझे वहीं पे अकेला छोड़ आया। मैंने भी अंदर जाने के लिए किवाड़ खोला और सामने लिखा था कर्म योग। बस तब से ये कर्म योगी यायावर अपने ही अंदर निरंतर डुबकी लगा रहा है, ब्रह्म को जानने के सभी रहस्यों का परिचय पा रहा है। जी जी क्या बात, बहुत खूब। एक और कविता हो जाए इसी किस रस तरह की की। थोड़ा बताएं। जी अच्छा, इसी रस की जानना चाहेंगे। मैं चूंकि मैं ऊना से बिलोंग करती हूँ हम्म। और ऊना जो है हमारा शिवालिक फुटहिल्स में, और पंजाब का बहुत ज्यादा इसके ऊपर असर है। तो बिल्कुल। अगर मैं पंजाबी में कुछ नहीं बोलूंगी तो मेरे ऊना वासियों के लिए बड़ा ये सही नहीं रहेगा, इनजस्टिस होगा उनके लिए। तो मैं ऊना से ही मतलब अपनी यहाँ की बोली को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी पंजाबी में, जिसका नाम था सोचा दे हड़। अच्छा। जी। जी तो कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं मेरा जो बोलने की भाषा वो हिंदी है, तो थोड़ा सा मुझे कोई गलतियां हो जाए तो मैं माफी चाहूंगी। जी तो कविता का शीर्षक है सोचा दे हड़। दोस्त, ਅੱਜ ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ
हिलोरे लैंदे पए ने ਉਹ तेरे नाल सांझे कर लवा। गुजरे साल दा लेखा जोखा, कुछ खुशगवार पल ते कुछ अपनियां तो विछड़े अपने, कुछ तबस्सुम ते कुछ अथरू वंड लवा। किसी ने पूछया सी एक दिन कि अखरां दी लड़ी परोके जेड़ा तू वरका दर वरका इन्हां ते जड़ी जांदी पई है, ਉਹ मोती तू वटोरे कित्थों? अजे ते उमरां दे बथेरे सरवर पए ने, पर तू ते सब जानदा है कि सरवर छाणन लई एक ज्वार भाटा ही बथेरा। उस दिन बोलन वीरा तू भी नहीं रह सकिया सी। जदों उम्मीदां भरिया एक गीत मैं तेरे सामने रखिया सी ते हुण तू भी जान ही गया होना कि दिल दे जिन्ने भी जख्म ने मैं वंजनी दी मोरियां वांग बड़े संभाल के रखे ने। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਵਗਾਏ ਕਿਸੇ ਧੁਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ जिस्मां वांग उमरां दे पिंजरे विच कैद पंछी नहीं है मैं, सजरी सवेर दा पहला एहसास हां तेरा। मैं रूह ते तू रूदार मेरा, बच सोचां दे हड़ इत्थों ही आके मुड़ पैंदे। क्या बात है, बहुत खूब कविता कही आपने। और ऐसी ही एक पंजाबी कुछ तरन्नुम में भी कहेंगी, सुहानी कहेंगी या आप हाँ, कहेंगी? सुहानी कहेंगी। एक गीत है पंजाबी में, क्योंकि विरहा ऊना गीत है। हिमाचल का टच थोड़ा कम है, लेकिन पंजाब का टच थोड़ा ज्यादा पंजाबी है। का ज्यादा है। जी जी जी, बिल्कुल। तो सुहानी भी पंजाबी, ऊना वाली पंजाबी ये भी अच्छे से बोलती हैं। जी जी, ऊना की अगर बोली की बात की जाए तो पंजाबी ज्यादा आती है उसमें। तो जी जी सुहानी जी सुनाइए आप कुछ। जी। ये गीत भी मैम की ही बुक यायावर से है, तो ये जी, भी बहुत ही सुंदर गीत है। तो नहीं, शुरू करते हैं। हमारे दर्शकों को भी सुनने दीजिए। बन के पखेरो तो बसेरा किथे पालिया, यादां दी संदूकड़ी ते जंदरा चढ़ा लिया, यादां दी संदूकड़ी ते क्यों जंदरा चढ़ा लिया। तेरा पुण्या दा चंद सी महाड़ा वे हुण होके तैनू शोर लगदे, किवें हुक गीतां विच पावां के होके तैनू शोर लगदे, किवें हुक गीतां विच पावां के होके तैनू शोर लगदे, होके तैनू शोर लगदे। सस्सी शीरी पिछो हाशिम रोया, सिबुल्ले हीर दी हूक सुनाई, अज एक हीर ओदे रांझे लुट्टी, किसे स्याही लखत न लाई।
किकर हेठ डालिया रे महीने मंजा किकर हेठ डालिया आवे कंडियाली छाटावा टावा के होके तेन शोर लग दे आवे कंडियाली छाटावा टावा के होके तेन शोर लग दे होके तेन शोर लग दे होके तेन शोर लग दे किवें हुक गीता विच पावा होके तेन शोर लग दे होके तेन शोर लग दे किवें हुक गीता विच पावा होके तेन शोर लग दे होके तेन शोर लग दे किवें हुक गीता विच पावा होके तेन शोर लग दे होके तेन शोर लग दे तेन शोर लग दे होके तेन शोर लग दे होके तेन शोर लग दे बहुत खूब कैसे दर्द मैं गीतों में डालूं आहें तुझे शोर लग रही हैं अगर आहें शोर लग रही हैं तो दर्द कैसे डालेंगी मैं ये इसका सार था बहुत खूब लिखा है आपने डेज़ी बहुत ही बढ़िया एकदम दिल को छू लेने वाली कविता पूरा पूरा निभाया इन्होंने जो भी लिखा उसको बहुत अच्छे से निभाया जी बहुत अच्छे से निभाया शुक्रिया बहुत खूब गाती हैं आप कहना पड़ेगा शुक्रिया अच्छा डेज़ी हमारे देश में बहुत सा टैलेंट है बहुत ज्यादा टैलेंट है सिर्फ भारतवर्ष में ऐसा है और इस क्षेत्र में भी यानी लेखन के क्षेत्र में भी बहुत विद्वान हैं बड़े बड़े कवि हुए हैं तो आप किन की रचनाओं से प्रभावित हैं किन की रचनाएं किन की कविताएं आपको ज्यादा प्रभावित करती हैं मुझे सबसे ज्यादा जो मैं प्रभावित हुई हूँ वो अटल जी से मैंने सबसे पहले अगर कोई किताब पूरी कविताओं की पढ़ी थी वो थी मेरी 51 कविताएं अटल जी की क्या बात और हम बड़े सौभाग्यशाली थे इस एक नजरिए से क्योंकि अपने अपने बचपन में दूरदर्शन पे बहुत ऐसे प्रोग्राम देखे थे जैसे कहकशां उनमें गजलें या मिर्जा गालिब तो उनको सुनते हुए भी हमारा इस तरफ का शौक बहुत और उसने और गहराई से उसको पकड़ लिया तो ये कब वो अपने आपकी सोच का भी हिस्सा बन गए ये हमें भी पता नहीं चला तो इस तरह से अटल जी के बाद मैं कहूंगी आप नरेंद्र कोहली जी का मैंने उपन्यास पढ़ा था महासमर उससे भी बहुत प्रभावित हुई और बहुत ज्यादा उसमें अच्छे से हिंदी सीखने का भी मौका मिला क्योंकि जैसे आप बता ही चुकी हैं कि मेरी जो बैकग्राउंड है वो हिंदी नहीं है मैं साहित्य को नहीं जानती और साइंस फैटर्निटी से बिलोंग करती हूँ और जो अध्यापन है मेरा वो जीव विज्ञान में है तो इसलिए जो भी सुना फॉर्चुनेटली अपने बचपन में उसका बहुत असर रहा अटल जी की कविताओं का बहुत असर रहा जगजीत सिंह गुलाम अली मेहदी हसन उनकी गजलों का बहुत असर रहा तो इस तरह से ये सफर चलता रहा और आज तक कायम है अच्छा इनके अलावा भी किसी और को सुना है आपने मुझे याद है आप एक कविता बहुत हमें पकड़ पकड़ के सुनाया करती थी बचपन में याद आया मधुशाला मधुशाला जी उनका नाम मैं कैसे भूल गई क्योंकि मैं जो हमारा भी कुछ रुझान उसमें रहा हाँ क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की उनकी मैंने देखा था उनको बोलते हुए मधुशाला और तब से भूत सवार हो गया था कि मुझे भी इस तरह से ही बोलना है ऐसे ही बोलना है तो मैं याद है मुझे सुनाया करती थी आपको मैं वो उसी वक्त मेरा गाने सुनती और मैं एक बात और बताऊं सुहानी आपको जो मैंने लाइव कोई बहुत अच्छा सिंगर अपनी जिंदगी में किसी को सुना है
बचपन में, तो वो सीमा आरजू है। अरे बाकी से मिली नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जी जी हाँ। बिल्कुल, सबसे तो पहले मेरा डेजी ने पहचाना था। जी, अच्छा डेजी, आपसे हमारा अगला प्रश्न है कि विभिन्न विधाओं में आप लिखती हैं, उनमें पोएटिक ड्रामा मैंने आपके पेज पे देखा है जो युवा पीढ़ी के बारे में था, वो यहाँ पे भी जी हम आपसे सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर। उसके पीछे उसके लिखने के पीछे एक कारण था कि जी जैसे मैं, आपको पता है, मैं अध्यापन का कार्य भी करती हूँ, और इस दौरान अपने स्टूडेंट्स को, अपने जितने हमारे छात्र होते हैं, उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाने का, संस्कारी बातें सुनाते हैं, बताते हैं उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं जाके वो जब यथार्थ में उनका ऐसे सिद्धांतों के साथ जब उनका आमना सामना होता है, और जो जीवन का यथार्थ है, उन दोनों का आपस में जब टकराव होता है, वो परेशान हो जाते हैं, और एक प्रश्न उनके चेहरे पे होता है, जो हमारे अंदर भी उसके लिए कोई उत्तर नहीं बन पड़ता कि हम उसका क्या उत्तर दें उनको। तो वैसी स्थिति हो जाती है, विडंबना। तो ऐसा ही मैंने एक लिखा है, विडंबना के नाम से पोएटिक ड्रामा, जो अभी आपको सुनाने जा रही हूँ। निज अनुज को साथ ले बैठी पढ़ाने पाठ में, देखो सुनो समझो और सोचो, है जिंदगी का राज ये। सच्चाई के पथ पर चलना, पथभ्रष्ट ना होना कभी, संघर्ष से दोस्ती करना, विपदाओं से न डरना कभी। दिन बदलते हैं अगर तो लेती है करवट रात भी, बूंद वही है जो चाहे न बन पाए मोती, पर बुझाए किसी की प्यासी। सहसा चौखट पे आहट सुनी, वो उठ खड़ा, बोला दीदी बाहर कोई आज है। बोल रहा चल साथ मेरे, मुझ पे थोड़ा आभार कर, दीदी ने जो पढ़ाया पाठ था, उस पाठ का आगाज कर। मैं चुप सी रही, बेमन से उसको भेजकर जल्दी आना कह दिया, दिया कुछ सामान सहेज कर। क्षण क्षण बीता, पल पल बीता, एक पहर, फिर दो पहर, शाम ढल के जा छिपी, रात आके ठहर गई। इतनी लंबी भी हो सकती थी, ना पहले महसूस की। घड़ी की टिक टिक अनुज की आहट सी लगे, सब्र टूटे जा रहा था, मन मेरा घबरा रहा था। खुद को कोसे जा रही थी, कहीं गलत तो नहीं मैंने कर दिया। आज तो बहुत बिगड़ चुका है, अनुज उसके हवाले कर दिया। सूरज की लो फिर टिमटिमाई, रोशन हुआ आंगन मेरा। चौखट पे देखा, आज के साथ छलनी पड़ा था अनुज मेरा। मुख उसका निस्तेज था, आंखों में ना कोई वेग था, पैरों पे फफोले जाने किसने दाग डाले थे। फिर भी न जाने कैसे वो मेरी आंखों में प्रश्नों को पढ़ गया। बोला देखो तुम्हारा पढ़ाया पाठ मैंने खूब निभाया, पर साथ में ये जो आज है ना, इसको रास ना आया। होंठों पे ये जो घाव देखती हो, सच बोलने का इनाम है। आंखों से जो ये लहू टपकता है, वह गलत ना देख पाने का अंजाम है। पैरों के ये फफोले पथभ्रष्ट ना होने हो पाने का पायाम है। हाँ, संघर्ष भी मैंने किया, तभी तो जिंदा लौट आया हूँ। तेरा पढ़ाया पाठ मैं दीदी आज के साथ जी के आया हूँ, आज के साथ जी के आया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। मतलब आपकी कविताएं एकदम दिल में उतर जाती हैं डेजी, दिल को छू जाती हैं। शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया बाकी सब तो हमने सुन लिया, नारी सशक्तिकरण पर भी आपने कुछ? जी बिल्कुल, उस पर लिखा है। और जो मैं अभी आपके सामने जो कविता मैं बोलने वाली हूँ, वो मैंने लिखी थी तब जब निर्भया कांड हुआ था तब। जी जी जी। बहुत दुख हुआ था वो सब देख के, पूरे भारत को, पूरे विश्व को दुख हुआ था। और कहीं ना कहीं से एक प्रश्न चिन्ह लग गया था कि नारी की स्थिति पे अभी वर्तमान में नारी की पूरे सोसाइटी में क्या स्थिति है, उसका क्या रुतबा है। तो उसी से जुड़ी हुई, उसी हालात को देखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी।
बस जी, अग्नि परीक्षा जारी है। देनी पड़ेगी और कितनी परीक्षाएं, ढोनी पड़ेंगी और कितनी अभिलाषाएं, सुरसा सी मुंह खोल रही समस्याएं। ऋतु बदली, दिन बदले, बदले तुम और हम। रात ढली, दिन निकला, पर अंबर हुआ बादल में। सिया तुमने अग्नि परीक्षा पास तो की, फिर भी तुम भी त्यागी गई, अंततः वसुंधरा में विलीन। आज धरा का मन भी भारी है, बस हवस का डंका जारी है। फिर रात सुबह पर भारी है, पर अग्नि परीक्षा जारी है। देनी पड़ेंगी और कितनी परीक्षाएं, ढोनी पड़ेंगी और कितनी अभिलाषाएं। हे दुर्गे, हे जगजननी, कितने दुष्टों का संहार किया, कितने असुरों का रक्तपान किया। वो रक्त बीज फिर पनप रहे, नित्य विभत्स अपराध किए। फिर आघात पर प्रतिघात कर, ना हो कोई विरक्ता, ये आभार कर। हे काल रात्रि, रूप फिर विकराल धर। कोख जने जो नोच रही हैं, आज उन दुष्टों का संहार कर। जनित जननी पर भारी है, बस हवस का डंका जारी है। दम घोटू आकांक्षाएं, असुरक्षित सभ्यताएं। देनी पड़ेंगी और कितनी परीक्षाएं, ढोनी पड़ेंगी और कितनी अभिलाषाएं। फिर रात सुबह पर भारी है, बस अग्नि परीक्षा जारी है, बस अग्नि परीक्षा जारी है। सही है। आंख भर आई डेजी आपकी ये रचना सुनकर। वाकई काश कि सब कुछ ठीक हो जाए। दुख होता है, लेकिन ऐसी कविताएं लिखना चाहते नहीं, लिखना पड़ता है। ये दुख होता है इस चीज के लिए भी। दुख होता है, और कभी मन तो होता ही ऐसा है कि अपने अंदर जो व्यथाएं चल रही होती हैं उन्हें कागज पर आकर उकेर दें। तो कभी मन, यही तो कभी मन है, नहीं? जी जी बिल्कुल। जी, आपकी एक रचना है पांचाली, मुझे खास तौर जी से बहुत पसंद है, वो भी सुनाए हाँ प्लीज। जी जी। तो पांचाली भी ऐसी ही है, जी वो भी भारतीय नारी कह लीजिए। समाज में उसका स्थान क्या है और क्या, किस किस चीजों से, किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। जी। जब जब धरती पर बोझ बढ़ा, तारनहार कोई अवतरित हुआ। अगम अगोचर सत्य से ऊपर दिव्य प्रकाश कोई प्रकट हुआ। धर्मशील विनम्र निर्भय बलशाली, पांडवों पे लगा अंकुश। भरी सभा में धर्माधिकारी, अपंग नपुंसक झूठ निरंकुश। सत्य था कभी निर्वस्त्र हुआ। चीर हरित हुई द्रौपदी तो महाभारत हुआ। कल गुजरे काल गुजरे, उसी सभा की भीड़ है। परिस्थितियां किंतु विपरीत। छल कपट क्रूर निर्बल कुंठित से पांडव हुए निरंकुश। यद्यपि पांचाली खड़ी वहीं, असहाय विरक्त निशब्द, किससे वो गुहार लगाए। लिपटी थी विश्वास की चादर, उसको तार तार कर डाला। कौरवों से भरी इस भीड़ में पांडवों ने ही चीरहरण कर डाला। पालनहार ना तारनहार, मन में अब तो बोझ बढ़ा, कोई सुदर्शन ना चला। संवेदनाओं से वेदना का वाण कोई यूं चले। पंचभूतों से बनी पांचाली, स्वयं ही पंचभूतों में मिले, स्वयं ही पंचभूतों में। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सुहानी की तरफ भी आते हैं। सुहानी, जी जरूर। मैम का लिखा हुआ कोई कविता गजल जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो सुनाइए हमें। यायावर मैम की जो बुक है उसका हमने बहुत अच्छे से मंथन किया है, और हम मैम और मैं खूब डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। और उसमें से एक बहुत अच्छी प्यारा सा गीत है, और जब भी मैं उसको सुनती हूँ तो मुझे नेचर से इंस्पायर्ड लगता है वो, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए।
हवाओं में पल गुजरे, आसमां में हम बनके बादल न चले, सौंधी से एक नजर खुशबू बनके मिले, बेरंग से कोई तितली फिर से रंगों में ढले, एक किरण चूम के पंख लिए बन में उड़ी। मीठी सी कोई धुन इन लफ्जों में खो गई, हम न जाने गुम इस सफर पे निकले, चंदा देता थपके तारे लो रे सुनाए, रात ढल जाने की फिर से कोशिश करे, जुगनू भी रोशनी की कतारें बुने। नजरों की शौकियां कुछ इशारा करे, हम न जाने गुम किस सफर पे आने कले, कल थे जो अजनबी आज हम सफर बने, मीठी और इमली तीखी लगे, तेरे संग जिंदगी खट्टी मीठी सी लगे, अलविदा तशनगी सहरा भी अब कहे, आज हवाओं में पलयूं गुजरे, आज हवाओं में पलयूं गुजरे। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरी कोयल है। मेरे पास अब दो कोयल है, छोटी एक बड़ी। अच्छा, आपके और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस तरह से आपका साथ देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। साइंस जल्द स्टूडेंट उनसे भी परिचित कराऊं। और भी हैं जी। अच्छा, कुछ एक गजलों पे काम कर रहे हैं हम, वो कंपोज कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी हम आपसे साझा करेंगे उनको। अच्छा। जी जी, हाँ। जब मुझे पता है कि हमारी मैम इतना बढ़िया लिखती हैं, तो क्यों ना इन्हीं की गजलें अपने शब्दों में कंपोज करें, अपने सुरों इतना में अच्छा ढालें। गाती हूँ, मुझे एक दफा लगता है काश मैं भी गा सकती हूँ। ये कमी लगती है मुझे बहुत बड़ी, लेकिन ये मेरी आवाजें हैं। जी, ये मेरी आवाज बन के अभी अफसोस नहीं है मुझे। यही आपकी जी आवाजें हैं, लेकिन आप भी गा सकती जी हैं। जब आप बिल्कुल। कहती हैं इतना अच्छा है, तो मुझे लगता है आप गा भी सकती हैं। लेकिन कभी सुना नहीं है। अच्छा, आप गाती आपके हैं, लिए गाती हैं। जी हाँ, जी, गाती हूँ। क्योंकि जब इन्होंने मुझे सबसे पहले, जब हम छोटे-छोटे होते थे तो सुना था, तब इनके माइंड में, दिमाग में म्यूजिक था, तभी इन्होंने पहचाना। जौहरी हूँ, जौहरी। हीरा ना जी, सही, जौहरी हूँ। जी, बिल्कुल। जौहरी तो आप हैं, कहना पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसी गजल, गीत या नज्म जो
आपके बहुत करीब हो। वैसे तो आपको सभी अपनी रचनाएं बहुत प्रिय रही होंगी और आगे भी जी जो आप लिखेंगी वो सब आपके दिल से निकली हैं, तो आपको बहुत प्रिय रही होंगी। लेकिन फिर भी क्या अब तक कोई ऐसी रचना है जो आपके सबसे दिल के करीब रही हो? आ, जैसे आपने कह दिया सभी ऑब्वियसली सबके सब आपको प्यारी होंगी, लेकिन एक मैं ज़रूर आपसे आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि उस कविता को लिखते-लिखते ही मैंने बहुत कुछ सीख लिया। जी। बहुत सारी अच्छा। चीज़ों के मुझे बहुत सारी बातों के मुझे उत्तर मिलने लगे। उसको लिख रही थी, किसी और ओह! सोचते हुए कुछ और सोच में कुछ और था, लेकिन लिख दिया मैंने कुछ और। जी, जी। तो इसलिए वो कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, और जिसका शीर्षक है या मान लो या ठान लो। ओह! जी, जी। बहुत खूब। जी, सुनाइए। तो कुछ इस तरह से है ये। बुद्धि के समंदर में अक्सर कुछ भाव गोते लगाते दिखाई देते हैं। ये यथार्थ में कितने गहरे हैं और कितने गहरे दिखाई देते हैं, हमारी जीवन शैली ही उन्हें निर्धारित करती है। ऐसे ही कुछ भाव हमारी बुद्धि को चकमा देकर उनका अधिग्रहण कर लेते हैं, और वो भाव है उपेक्षाएं, अपेक्षाएं, ईर्ष्या एवं अहंकार। उपेक्षाओं की लाक्षागृह में ईर्ष्या की एक चिंगारी ही काफी है। आजमा लो, हड्डियों की राख तक नहीं मिलेगी। ईर्ष्या की अग्नि का अगर ताप जानना हो तो टूटी हुई जंघा लिए दर्द से बिलबिलाते हुए दुर्योधन से पूछना, और कभी अहंकार के बवंडर की तीव्रता मापनी हो तो दशानन के किसी भी आनंद से पूछना। मृत्युशैया पे पड़ा जब वो रामबाण से भेदी नाभि से जीवन टपकते देख रहा था, तब कैसे अहंकार शून्य बना पड़ा था। अपेक्षाओं की मृत तृष्णा कब शांत हुई? दाऊ कृष्ण से रुष्ट, धृतराष्ट्र पितामह से असंतुष्ट। उपेक्षाओं की कई महाभारत लड़े गए, अहंकार की लंका का भी दहन हुआ। ईर्ष्या के लाक्षागृह युगों युगों से चलते आ रहे हैं। मनुष्य यदि अपनी इन दुर्बलताओं को मान लेता तो ये भीषण त्रासदियां ना होती, और यदि इनसे लड़ने की ठान लेता तो इतिहास के लिखे अक्षरों का रंग लाल ना होता। इसलिए समय के झरोखे से जब भी कभी देखती हूँ तो मुझे जिंदगी के दो ही विकल्प दिखाई देते हैं, पहला मान लेने में है और दूसरा ठान लेने में। तो या मान लो या ठान लो। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। सही कहा आपने, या मान लो या फिर ठान लो। जी, जी, ज़माना बदल बिल्कुल। सकता है तो। जी, अब डेज़ी, लेखन विधा से जुड़े हुए जो युवा पीढ़ी है इस समय हमारे पास, हमारे नए जो युवा हैं जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत अच्छे कई बार लेखक भी सामने आते हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास संदेश देना चाहेंगी आप? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि खूब पढ़ें, किताबों में जी, लौट आएं, फोन से यूट्यूब से निकल के किताबों के पास वापस आ जाएं। बहुत गहरा है, अथाह समंदर है हमारे साहित्य के अंदर, जी, अथाह ज्ञान का भंडार है इसके पास। जी, इसके बिल्कुल। पास लौट आएं, खूब पढ़ें, खूब लिखें, यही कहना चाहूंगी मैं। तो अब सुहानी के पास कुछ है सुनाने के लिए? डेज़ी क्या कहेंगी? सुहानी से कुछ सुने या सुनाइए फिर? ना, कुछ है, कुछ चाहती हो तो, कुछ अपना मनपसंद सुनाना चाहती हो तो सुनाइए सुहानी। सदा शिवम दया करो। अरे वाह! बिल्कुल, बिल्कुल। ये चलिए सीमा जी सुना। हमने लिखी थी अभी जब कोरोना का बहुत उसका जब हमारे भारत में आगमन हुआ था, और इतनी जीवन लीलाएं उसने समाप्त की, और एक प्रार्थना लिखी थी हमने, और उसको बहुत खूबसूरती से निभाया था सुहानी ने। इन्होंने ना केवल उसको गाया था बल्कि बहुत अच्छा नृत्य किया था। तो ये हम शायद आपका ये प्रोग्राम भी समाप्ति की ओर है, तो इसी दुआ के साथ, इस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सुहानी, हमारी सबकी प्रार्थना आपकी जुबानी, प्लीज। जी।
हे लुप्त होती दीप्तियाँ, विमुक्त होती भ्रांतियाँ। हे लुप्त होती दीप्तियाँ, विमुक्त होती भ्रांतियाँ। भावनाओं में रिक्तियाँ, पुनः धरा में भरो सदा शिवम। दया करो, दया करो, दया करो। हे लुप्त होती दीप्तियाँ, विमुक्त होती भ्रांतियाँ। हे महाकाल, अकाल ही मृत्यु क्यों विराजे है? मृत्युंजय भारतवर्ष पे क्यों काल सर्प नाचे है? नटराज, आज व्याधियों का तुम पुनः तर्पण करो। सदाशिवम दया करो, दया करो, सदाशिवम दया करो। नमामि चंद्रशेखर, नमामि शिव प्रिय। हे गिरीश दया करो, दया करो, दया करो। घृणा जनित विषाग्नि का देश में शमन करो। सदा शिवम दया करो, दया करो, दया करो। हे लुप्त होती दीप्तियाँ। विलुप्त होती दीप्तियाँ। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब हमारा कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है। साहित्य का सागर कितना अथाह है, ये हमें हर एपिसोड में देखने को मिलता है और आज भी हमने बहुत कुछ जाना। डेज़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमेशा यूं ही लिखती रहें और बहुत आगे 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 तक पहुंचे। आपका नाम हमेशा यूं ही चमकता रहे। और सुहानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है और आप इसी तरह आप भी उन्नति करती रहें और खूब अच्छा अच्छा गाएं और चमकें, सूरज की तरह चमकें। और अंत में हम हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हैं। बेशक हम सभी जुबानें बोले हैं, लेकिन किसी को भी हावी ना होने दें अपने ऊपर, हिंदी को सहेजें। कई बार हम बीच में अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजी अपने ऊपर हावी ना होने दें। आजकल बहुत ऐसा देखा गया है कि बीच में हम अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास मैसेज भी आए थे कई, लेकिन निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं, लेकिन हिंदी को पकड़ कर चलें तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और एक बार फिर से सभी से आग्रह है, अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपना सम्मान, अपनी हिंदी को बचाएं, अधिक से अधिक इसे प्रयोग करें। और अब हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं हिमाचल भाषा संस्कृति कला अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का और साहित्य कला संवाद कार्यक्रम के संयोजक हितेंद्र शर्मा जी का और आप सभी दर्शकों का भी, जिन्होंने इतनी देर तक हमें सुना। उम्मीद है कि हमें अपना आशीर्वाद भी देते रहेंगे। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। और आज के एपिसोड में मैं सीमा आरजू आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।